आदाब, नमस्कार। मैं हूं खुर्शीद, आप सभी का स्वागत इस्तकबाल हमारी आवाज़ में। इन दिनों गुजरात चुनाव की गूंज हर तरफ है। देश के सभी बड़े लीडर्स इन दिनों गुजरात में हैं और जनता के बीच जाकर उनके इश्यूज़ को उठा रहे हैं और उन्हें अपनी पार्टियों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक ख़ास बात यह है कि इस बार अक़लियती तबके से जुड़ी कोई भी बात, कोई भी समस्या, कोई भी इशू नहीं उठाया जा रहा है। कोई भी पार्टी इस बार अक़लियती तबके से जुड़े मुद्दे को नहीं उठा रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस भी मुसलमानों से जुड़े इश्यूज़ को उठाने से कतरा रही है, बच रही है। आखिर क्यों है ऐसा, यही जानने के लिए हमारी टीम पहुँची है गुजरात। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी आवाज़ की और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार गुजरात चुनाव में क्यों अक़लियती तबके को जानबूझ करके अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। हमारी परेशानी वैसी ही है। देखो, मुसलमान के लिए कुछ है ही नहीं। लोग 5-6 साल से यहाँ रहते हैं लेकिन कोई सुविधाएं मिलती नहीं। हमारी सरकारी स्कूल में नहीं है, ये तो प्राइवेट में ही है, पर कुछ होता नहीं है। फ़ी के बारे में कहते हैं कि हम फ़ी कर देंगे, बाद में कुछ नहीं होता। इलेक्शन के वक्त ध्यान देने से क्या मतलब, उनको उनकी वोटों की परवाह होती है। आता जाता भी कोई नहीं है। हमारे बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन किसी को भी गवर्नमेंट में कि कहीं भी नौकरियां नहीं मिली है। ये गुजरात के मुस्लिम वोटर हैं। तालीम की कमी से लेकर बेरोजगारी तक गुजरात में दूसरे तमाम वोटरों की तरह मुसलमानों के भी कई मुद्दे हैं। लेकिन मौजूदा गुजरात विधानसभा चुनाव से ये तमाम मुद्दे गायब हैं। गुजरात की सियासत के पिछले 3 विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो चुनाव में रह रहकर 2002 दंगों का जिन बाहर निकलता था और हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासत होती थी। लेकिन इस बार के चुनाव में ये मुद्दा किसी भी पार्टी ने नहीं उठाया। हालांकि शुरुआत में विकास के मुद्दे पर खूब बात हुई, लेकिन आखिर तक आते आते राम मंदिर और अयोध्या मामले पर आकर लटक गई। पहले चरण का मतदान होने के बावजूद भी इस बार गुजरात की 9.67% मुसलमान आबादी ये आवाज सुनने को तरस गई कि आखिर उनकी बातों को कौन सी पार्टी उठाएगी। बीजेपी को लेकर ये बात कही जाती है कि पार्टी सीधे तौर पर अपना अलग एजेंडा रखती है। लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस भी मुसलमानों के मुद्दों को उठाने से परहेज ही करती नजर आई, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये वो मुद्दा उठाएगी तो नुकसान भी सियासी तौर पर होगा। यानी गुजरात चुनाव की स्क्रिप्ट से इस बार मुसलमान गायब है, मुस्लिमों के मुद्दे भी गायब हैं और यहाँ तक कि मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम भी। एक पार्टी की लिस्ट में मुट्ठी भर मुस्लिम उम्मीदवार ही दिखे तो दूसरी पार्टी की लिस्ट से उनका नामो निशान ही मिट गया। हद तो यह है कि खुद को मुसलमानों का हमदर्द बताने वाली पार्टी के नेताओं ने इस डर से उनके इलाके में जाना छोड़ दिया ताकि कहीं विरोधी पार्टी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण ना कर ले। बीजेपी के मामले में नाराजगी है, लेकिन कांग्रेस की भी आपोआप स्वीकृति है ऐसा भी नहीं है। तो लोग अच्छे पार्टी को और सक्षम पार्टी अगर कोई सामने आती है तो उसको भी पसंद करते हैं। इस गुजरात की विधानसभा में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एनसीपी एक बहुत निर्णायक भूमिका में रहेगी और ये बात मुझे स्पष्ट इसलिए नहीं करना है, ये तो समय ही बता देगा। कोई भी धर्म हो, लोग उल्टी तरह से ले रहे हैं। कोई भी धर्म हो, धर्म इसलिए होता है कि मानव को मानव समझे। किसी का लू निकाल के आप किसी और को देते हो तब कहाँ कोई पूछता है कि ये किस धर्म का है। तो मानव को मानव मानना वही हर धर्म का एक ही सिद्धांत है, तो वो सिद्धांत पे मैं चलता हूँ। हमने देखा कि गुजरात की सरकार वो माइनॉरिटी को ख़त्म कर देना मांगती है, पॉलिटिकली ख़त्म कर देना मांगती है। लोगों को कुछ भी नाराज़गी नहीं है। स्थानीय मंत्री मेरे सपोर्ट में खड़े हैं, मेरी बहन निर्मला बेन वाधवानी, सबका सहयोग है और सबका सहयोग है, सबका पूरा दिली तमन्ना है कि अब भाई आया है तो भाई को जिताएंगे।
गुजरात की आबादी में 9.67% मुसलमान हैं, जिनमें से ज्यादातर खुदरा व्यापार से जुड़े हैं। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव जैसी अनदेखी उनकी शायद ही कभी पहले हुई हो। बीजेपी ने इस बार एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं उतारा है और कांग्रेस ने सिर्फ 6 को अपनी लिस्ट में जगह दी। कांग्रेस नेताओं के भाषणों में मुसलमानों के मुद्दे पर बात भी नहीं हो रही। कांग्रेस पार्टी ने जो 6 उम्मीदवारों को टिकट दी है, वो 6 उम्मीदवार जंगी बहुमती से जीतने वाले हैं। ये विश्वास है लोगों का। इसमें ये हिंदू या मुसलमानों की बात नहीं होती। गुजरात के अंदर जहाँ मुसलमान कम तादाद में है, लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट है वहाँ पर, तो वो तमाम जो मुसलमान हैं वो कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देने वाले हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि 6 कैंडिडेट ही कांग्रेस के, लेकिन और अदर्स जहाँ बस्ती कम है, लेकिन मुसलमान वो जो कैंडिडेट जो है उसको दे। जातियों को खुश करने में लगी पार्टियां। दरअसल इस बार गुजरात का चुनाव सांप्रदायिक लाइन पर नहीं, बल्कि जाति समीकरण की बुनियाद पर लड़ा जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों राज्य की मुखर जातियों को खुश करने में लगे हैं। कांग्रेस तो इस बार गुजरात दंगे का मुद्दा भी नहीं उठा रही। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब तक का उसका सबसे धारदार हथियार रहा ये मुद्दा ठंडा पड़ा है। वजह वही कि कहीं मोदी इस मुद्दे पर उल्टे उन पर हमलावर न हो जाए। नगर पालिका भी का चुनाव हो तो जो मैं विकास का काम नहीं कर सकता हूँ, सफाई नहीं कर सकता हूँ, तो कैसे मुझे वोटिंग दे सकते हैं? पहले से हम नॉन करप्टेड है, सारी विधानसभा विस्तार जानती है। हर चीज़ की परेशानी का सामना करते हैं यहाँ। सबसे पहले तो पानी का, चौमासे में धूल मिट्टी, धूल से लोगों को बीमारियाँ ज़्यादा होती है। कोई को सांस की बीमारी हो गई, यहाँ तक करीबन फेफड़े की तकलीफ हो गई, गले की बीमारी हो गई है, कई तकलीफें हो गई है। बहुत परेशानी होती, पूरा बदन दुख है, पूरा बदन दुख है। रास्ते ऐसे हो रहे हैं यहाँ फतेह वालियों के, सब गई बहुत खराब। हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे आखिर क्यों गुजरात विधानसभा में लगातार कम होती गई मुस्लिम नुमाइंदगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज। 1980 की अगर बात करें तो 1980 में गुजरात विधानसभा में 12 मुस्लिम विधायक थे। ये संख्या आज 2 है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक तरफ मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन विधानसभा में मुस्लिम नुमाइंदगी क्यों कम हो रही है? आइए देखते हैं। कई जानकार मानते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आबादी के लिहाज से अगर किसी कौम की रहनुमाई नहीं होगी तो यकीनन उसकी समस्या बढ़ती जाएगी। इसी का नतीजा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में लगातार मुस्लिम नुमाइंदगी घटती गई। घटते गए मुस्लिम विधायक। 1980 में गुजरात विधानसभा चुनाव में 12 मुस्लिम एमएलए थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी तादाद घटकर 2 रह गई। 1962 में महाराष्ट्र से अलग होने के बाद गुजरात विधानसभा चुनाव में 7 मुस्लिम उम्मीदवार चुनकर आए थे। 1985 में ये संख्या 8 थी। 90 के दशक में जब देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज हुआ तो गुजरात में मुस्लिम विधायक तेजी से घटे। यहीं से ढलान शुरू हुआ, लेकिन 2000 के बाद गुजरात विधानसभा चुनाव में ये संख्या और कम हो गई। 2002 में 3, 2007 में 5 और 2012 में सिर्फ 2 विधायक चुने गए। हालांकि दोनों विधायकों का मानना है कि चुनौती विधानसभा में भी बहुत ज्यादा है। इस बार का कैंपेन जो है, उस कैंपेन में हमने कहीं भी अलग अलग जातियों से, अलग अलग धर्म के लोगों से मिलने की कोशिश कभी नहीं की, अलग अलग वर्गों से मिलने की कोशिश कभी नहीं की। राहुल जी की जितनी भी सभाएं हुई, उन सभाओं में सभी समाज के लोग, सभी तबके के लोग, सभी वर्ग के लोग शामिल रहे। तो किसी एक समाज के लिए या किसी एक धर्म के मानने वाले लोगों के लिए कोई अलग सभाएं हमने की ही नहीं है कांग्रेस पार्टी ने। चैलेंजिंग तो कुछ नहीं है। इलेक्शन लड़ना मेरा के लिए नवा काम नहीं है। मैं ऑलरेडी 3 इलेक्शन पार्षद के लड़ चुका हूँ और हमारा परिवार आज 47 ईयर्स हुआ है। जनसंघ से लेकर आज तक बीजेपी से हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। गुजरात में 21 विधानसभा इलाकों में मुस्लिम आबादी 20% है।
इन इलाकों में मुस्लिम वोटरों के मद्देनजर मुस्लिम उम्मीदवार उतार सकती है और इससे इस तबके की नुमाइंदगी हो सकती है। लेकिन देखा यही जाता है कि दोनों बड़ी पार्टियां और उम्मीदवार मुस्लिम वोटरों के वोट तो चाहते हैं, लेकिन मुसलमान उम्मीदवारों को खड़ा नहीं करती। यहाँ तक कि पार्टियां उनके मुद्दे उठाने से भी बच रही है। CSDS के सर्वे के मुताबिक 2007 में 69% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया था, 20% मुसलमानों ने बीजेपी को भी वोट दिया था। 2012 में 64% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया और 16% मुसलमानों ने बीजेपी को। शहरी आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 15% और ग्रामीण इलाकों में 5% है। इसके बावजूद मुस्लिम उम्मीदवारों को कोई तवज्जो इस बार के चुनाव में नहीं दी गई। राजकोट के लोग मेरे साथ है, क्योंकि मैं हर हमेशा उनके साथ रहता हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने किस तरह से पॉलिटिक्स को एक सेवा का साधन मान के मैं चल रहा हूँ, और उन्होंने पॉलिटिक्स में आके चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की, कॉरपोरेशन में या कलेक्टर से बिन खेती से लेके ज़मीन कौबान राजकोट में सबसे ज़्यादा होते हैं। यूनिवर्सिटी में जो बदियाँ हैं उनके लिए पहले से ही मोदी के पहले से टाइम से विजय भाई सबसे आगे उनके रहे, और राजकोट की क्या हालत की। हमने यहाँ 3 CM दिए, केशु भाई, मोदी जी और विजय भाई। 18 साल तक वजूभाई वाला यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, 35 साल उनको चुन के भेजा। सबको कांग्रेस राजकोट के लोगों ने सबको बड़ा बनाया, लेकिन उन लोगों ने राजकोट को हमेशा बनाया। हमारे इलाके में तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है। अभी यहीं पे सोसाइटी में देख लिया आप, वहाँ पे सब होता है, सब काम काज करते हैं इनके। हमारे यहाँ तो कुछ आते ही नहीं है। यहाँ पे सब हमारे वाले इनको रखा है, तो वो भी ना बोलते हैं कि यहाँ पे नहीं होगा। या नीचे वाले विस्तार है ना, वहाँ पे तो बहुत दिक्कत आती है। कोई वाहन व्यवहार, कोई ऐसे अकस्मात होता है तो कोई वाहन व्यवहार नहीं आता है। ऐसी बहुत तकलीफ है। महीने में 2 दफ़ा ही आते, महीने में 2 दफ़ा ही कचरा निकालने वाली। सब परेशानी जे नहीं है। देखो गटर में पानी भी नहीं जाता है, पानी नहीं आता है, 5-5 दिन हो जाते हैं, 8 दिन भी हो जाए, पानी नहीं देते हैं। मुसलमानों की कोई तरक्की नहीं हुई है, क्योंकि मुसलमान जो भी अपने बलबूते पर है, खाते पीते हैं, जो भी अपनी सहूलत पाते हैं अपने बलबूते पर। गवर्नमेंट कोई सहूलत नहीं देती है। और नंबर 2, ऊपर से मुसलमानों को दबाया जा रहा है। ये बिल्कुल वोट बैंक है, वोट बैंक की ही राजनीति है, क्योंकि वो मुसलमान हिंदू को अलग रखेंगे तो ये लोग जीतेंगे। हिंदू मुस्लिम एक होते वो लोग नहीं जीत सकते। एजुकेशन तो होना ज़रूरी है साहब। एजुकेशन के लिए इनको पूरी फैसिलिटी होना ना यहाँ पर, या कोई ऐसा शिक्षा के लिए जो ना कुछ बनने मदरसे होना चाहिए यहाँ पर, अरबी मदरसे शिक्षा के लिए, तो कुछ फैसिलिटी देना सरकार, तो इंशाल्लाह एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। कई ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जो तालीम हासिल कर सकते हैं। तो हमारी दरख्वास्त है, हम ख्वाहिश यही कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत से भी, फिर आने वाली हुकूमत से भी कि तालीम की तरफ तवज्जो दें। अच्छी खासी बिल्डिंग है, रिहाइश है, पब्लिक रह रही है, फिर भी बिल्डिंग वगैरह कोई मतलब कुछ बनाते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देता इधर की तरफ। बाकी यहाँ सब ऐसी गंदगी रहती है। इधर कैनाल पार तो यहाँ तो गर्दो गुब्बार दुनिया भर का ऐसी गंदा पड़ा रहता है। पिन्नी, पोलोथीन सब गंदगी यहीं फेंकते हैं। हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको उन दंगा पीड़ितों से मिलवाएंगे जो नरोडा पाटिया में रहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज। और आइए अब आपको लिए चलते हैं नरोडा पाटिया में रहने वाले 2002 के दंगा पीड़ितों के दरमियान और जानने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से वो क्या कुछ चाहते हैं और उन्हें क्या कुछ उम्मीदें हैं। इस बार के चुनाव में भी ये बातें नजर आ रही है। हालांकि अब दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर है। ऐसे में मुस्लिम वोटरों को लुभाने की और तेज कोशिश होगी, लेकिन मामला स्थानीय लेवल पर रहेगा। राहुल गांधी गुजरात चुनाव में शुरुआत से ही मंदिरों के दौरे कर रहे हैं। ऐसे में खुले तौर पर उनकी आवाज भी इस बार मुसलमानों के मुद्दे को लेकर बुलंद नहीं हुई। गुजरात चुनाव प्रचार को देखते हुए अब ये सवाल उठना जरूरी हो गया है कि क्या गुजरात चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक महत्वहीन हो गया है।
1995 के बाद पहला मौका है जब राज्य विधानसभा चुनाव में मुस्लिम चुनावी एजेंडे से बाहर नजर आ रहे हैं, जबकि गुजरात में बीजेपी के 200 से ज्यादा नगर पार्षद मुस्लिम हैं, इनमें करीब 100 चेयरमैन भी हैं। गोधरा में फरवरी 2002 में 59 हिंदू कार सेवकों की जलकर मौत के बाद हुए दंगों में 1000 से ऊपर मुसलमान मारे गए थे और उनके घरों और दुकानों को जला दिया गया था। नरोदा पाटिया में मिले जख्म आज भी लोगों को सोने नहीं देते। हालांकि यहाँ के लोग अभी भी इस बात को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कम से कम कोई तो उनकी बात करेगा। हमने अपनी आंखों से देखा कि वो खुद यहाँ पर आई थी, आकर उन्होंने मॉब को और उनके साथी लेकर आई थी और मॉब को पूरा उश्केरा है और उसे उश्केर के पूरे एरिया को तहस नहस करवा दिया। 2002 में बहुत बड़ा दंगा हुआ था और लोग डरे हुए थे उस टाइम और कत्लेआम हो गया था यहाँ बाजू। और आज भी कुछ भी इलेक्शन होता है या कोई भी बात होती है तो यहाँ लोग बाग बहुत डरते हैं और यहाँ डर के फिर दूसरी जगह अपने इस्लामी एरिया में जैसे जुआपुरा है और बॉम्बे होटल है और वटवा है, ये इस शेप एरिया में चले जाते हैं। आज भी लोग बहुत डरते हैं। मार रहे थे, जला रहे थे, तूफान कर रहे थे तो क्या करे, डर के मारे तो भागना ही पड़े ना। बहुत सारे पब्लिक थे तो पब्लिक के साथ भागते थे। अब कोई बच्चा किधर गया कोई किधर गया हमको पता नहीं रहा। अब हम उधर आगे चले गए, हमारे बच्चे पीछे रह गए। वो लोग वही से उनको पकड़ के यानी तलवार मार दी, कोई क्या मालूम क्या डाले तो जला दिए। वो जलाने में किसको कौन याद रखे, कौन कहाँ से आया कौन किधर से आया, अपनी जान की पड़ी थी। और हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, बड़ा लड़का था हमारे साथ ही था, पर वो किधर खो गया तो पता नहीं चला हमारे को। और वो जला रहे थे, वो लोगों जलाने में अब कौन किसको पहचानता है। 2002 का दंश झेल रहे इस इलाके में अभी भी तरक्की उस तरीके से नहीं मिली जैसे मिलनी चाहिए थी। जैसे गुजरात के और इलाकों में तरक्की हुई है वैसे नरोड़ा पाटिया में नहीं हुई है। यहाँ के लोगों का साफ इल्ज़ाम है। और तो और लोग कह रहे हैं कि हमने भी ये ज़माना देख लिया कि दर्द सुनाई तो तालियां बजने लगी। मतलब साफ है कि लोग अभी भी परेशान हाल हैं। इनकी परेशानी को आखिर कौन दूर करेगा? इस बार विधानसभा चुनाव में अगर सियासी पार्टियों ने मुसलमानों के मुद्दे पर खामोशी इख्तियार की है तो वहीं गुजरात के मुसलमान भी अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। वो खामोश है। गुजरात में मुसलमान बीजेपी और कांग्रेस दोनों को वोट देते रहे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 1995 से सत्ता में है। पार्टी मुसलमानों के वोट हासिल किए बगैर और मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए बगैर विधानसभा में चुनाव भारी बहुमत से जीतती आ रही है। लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस भी उतनी हिस्सेदारी मुसलमानों को नहीं देती जितना आबादी के लिहाज से उनका हक है। घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं वो सब वादे पूरे करने की कोशिश विधानसभा पक्ष करेगा, ऐसी मुझे खातरी है। सरकार के सामने जो लोगों का रोष है वो ज़्यादा है ने। ये 3 लड़कों ने, हार्दिक पटेल और दूसरे दोनों ने जो किया है उसकी वजह से सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, ऐसा दिखता है। आज़ादी के बाद से अभी तक मुसलमानों के लिए आप लोगों ने किया क्या है? कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये हमारे कोई मतलब के नहीं है। जब इनको 5 सालों के अंदर कुछ पड़ती है वोटों की ज़रूरत तो वोट लेके फिर हमको सोट मार देते हैं, गोली मार देते हैं। हमारे मुद्दे हमारी परेशानी सुनाए तो किसको सुनाएं? हमारे तरफ से कोई ऐसा रहबर नहीं है कि कोई हमारे भी दुख सुने। रोजी धंधे नहीं है, एक दो सब बेकारी में ये लोग है। यहाँ कोई ऐसा खास विकास नहीं है। सब फैक्ट्रियाँ बंद हो गए, एक तो नोटबंदी हो गई, उसके बाद क्या आएगा तो तुम्हारी GST आ गई और भाई कोई ध्यान देने वाला नहीं। ये जो कुछ भी हो रहा है ये राजकारण दिल्ली से है और दिल्ली में जो लोग अपना जो घर बनाना चाहते हैं, दिल्ली की राजधानी के ऊपर अपना तख्त बनाना चाहते हैं, ये उनका शिकार बने हुए बच्चे हैं। विकास किया है पिछले 22 साल से भारतीय जनता पार्टी ने ही विकास किया है। इससे पहले कहाँ विकास था भैया? आज 52 साल की उम्र है, 22 साल काटो तो 30 साल की उम्र। 30 साल में तो आदमी परफेक्ट होता है। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम 47 ईयर हो गए ये काम करते करते। 30 साल से पहले कोई विकास किया ही नहीं था। और कांग्रेस को तो शर्म आनी चाहिए, आप किसी बेस पे वोट मांगोगे? ये तो क्या है, 5 साल बाद ही आने का तरीका है, सलीका है, वो सलीके पे ही वो लोग चलते। ऐसा लगता है नहीं कि आवे
लास्ट टाइम पे आएगा वोट हमको दो करके, अभी कोई आएगा नहीं, फिर उसके 5 साल बाद ही दिखेगा आदमी। क्या पानी का कितना प्रॉब्लम, बरसात में भरा जाता है, 1.5 घुटन तक पानी रहता है, कोई उसका वो नहीं, जाने का निकाल भी नहीं है। कोई ध्यान नहीं देता नहीं यहाँ पे, कोई आता भी नहीं है, कोई खाली चूटने के टाइम पे वो बूथ बना के खड़े हो जाते, पीछे वो बनाए। कब तक होगी अनदेखी? बीजेपी और कांग्रेस दोनों को यह समझना होगा कि गुजरात में मुस्लिम उम्मीदवारों को तवज्जो न देने की उनकी रणनीति तभी तक कामयाब है जब तक हिंदुत्व का एजेंडा भारी है। इस एजेंडे की चमक खत्म होते ही मुस्लिम फैक्टर फिर अहम हो जाएगा। बीजेपी के कट्टर और कांग्रेस के नरम हिंदुत्व की रणनीति का खुमार उतरते ही गुजरात की चुनावी रणनीति में मुस्लिम फैक्टर वापसी करने लगेगा। बीजेपी ना सही, कांग्रेस को तो उनकी खैर खबर लेनी ही पड़ेगी, वरना पूरे देश में वे अल्पसंख्यक आबादी की रहनुमाई का दावा कैसे करेगी? सबका एक ही आवाज़ है कि नीटनेस, क्लीनलीनेस, डिसिप्लिन इन द पीपल, अगर वो किया जाए गुजरात के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जैसे हेरिटेज सिटी बन गया है, और हेरिटेज सिटी बनने के बाद और जो चीज़ें होती हैं वो लोगों में एक अवेयरनेस लाना ज़रूरी है। तो ये थे गुजरात की मौजूदा सियासत में मुसलमानों के हालात। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में गुजरात की पॉलिटिक्स में यहाँ के मुसलमानों के अच्छे दिन जरूर आएंगे। इसी के साथ आज के इस एपिसोड को यहाँ खत्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नए इश्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।